हेलो दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो सेट नंबर 54 है, 54वां जो अपना प्रैक्टिस सेट है। आज हम उसको देखेंगे। स्टार्टिंग हम लोग मैथ से ही कर रहे होंगे, उसके बाद हम लोग जीके देखेंगे, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो आप सभी लोग अपना जो कंटेंट है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में अब कम समय है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन पर टाइम दे सकते हो, अपना टाइम रिवीजन पर दो, क्योंकि जो कंटेंट है जब आप रिवीजन करके जाओगे तो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिल रहे होंगे अपने यहाँ से। तो क्वेश्चन आप रिवीजन पे बहुत ज्यादा समय दो, वही आपके लिए काम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग करते हैं मैथ से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर क्यू पी के 20% के बराबर है और आर क्यू के 30% के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प आर के 30% के बराबर है? क्या कह रहा है कि जो क्यू जो है पी के 20% के बराबर है और आर क्यू के 30% के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प आर के 30% के बराबर होगा? ले लो भाई, क्या कह रहा है? क्यू पी और आर। बात समझना बाबू, क्या कह रहा है? कह रहा है जो क्यू है पी के 20% के बराबर है। पी के 20% के बराबर है। अगर तुमने इसको 100 मान लिया तो क्यू इसका क्या 20% के बराबर हो गया। अगर पी 100 तो क्यू कितना 20% के बराबर, और आर क्यू के 30% के बराबर है। जो आर है वो क्यू के क्या, आर जो है क्यू के 30% के। तो देखना, कह रहा आर जो है क्यू के 30% के बराबर है। अगर क्यू 30 तो आर कितना, तो आर कितना, आर कितना 30 हो जाएगा हमारा। फिर एक ही व्यक्ति के दो चेहरे, तो उनको बराबर करोगे। बराबर करने के लिए यहाँ क्या 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या 1 से मल्टीप्लाई करो भाई। 20 पंचे कितना हो गया 100 हो गया, और 500 हो गया, और 30 हो गया। ये आपका रेशियो आ गया क्यू पी और आर का। क्या क्यू पी और आर का आपका रेशियो आ गया बाबू? कितना कितना 100, 500 और 30। अब आपसे अगर रेशियो पूछा गया होता तो 100, 500 और 30 हो जाता, लेकिन पूछा क्या गया तुमसे? पूछा गया है कि विकल्प आर के 30% के बराबर होगा। आर के 30%। अब आर से यहाँ देखो, आर का मान कितना है 30। अगर देखो कि 30 का 30% कितना होगा, 30 का 30% कितना होगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 का जो 30% है वो हो जाएगा 9। कितना 9 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया वह कौन सा विकल्प है, वो कौन सा विकल्प है जो आपके 30 के मतलब 9 ही आएगा। ऑप्शन उठाना शुरू करो, ऑप्शन उठाना शुरू करो। या तो सबसे ऊपर से उठाओ या तो सबसे नीचे से उठाओ। हम पहला ऑप्शन नीचे से लेके चल रहे हैं। पी का 1.8%। अब पी कितना है हमारा 500। कितना है पी का 1.8%। परसेंट के लिए बेटा 100, दशमलव हटाया नीचे जीरो आया। देखो दो जीरो से दो जीरो तो कट गए। अब बचा कितना 18 पंचे, 18 पंचे 90/10 यानी 9। बात तो सही है, बात तो सही है कि जो यहाँ पे आ रहा था 9 वो लास्ट ऑप्शन से भी 9 आ रहा। मतलब कि सारे ऑप्शन हमें चेक ही नहीं करने, सारे ऑप्शन हमें चेक ही नहीं करने। हमारा काम बन चुका है, हमारा काम बन चुका है। पी का 1.8% जो आपका चौथा ऑप्शन है काम हो चुका है, मतलब 4 राइट हो जाएगा इसका। फिर क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के लासा, दो संख्याओं के लासा और मासा क्रमशः 150 और 5 है। क्या जो लासा और मासा है हमारा 150 और 5 है। यदि एक संख्या हमारी कितनी है 25 है, तो दूसरी संख्या क्या है उसका पता लगाइए। तो ध्यान रखना बाबू, जो पहली संख्या है, पहली संख्या है और दूसरी संख्या है वो किसके बराबर होती है? लासा और मासा, यानी एचसीएफ और एलसीएम किसके? एलसीएम और एचसीएफ किसके? एलसीएम और एचसीएफ। बात समझ में आई? जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है इनका गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। कह रहा है तुमसे कि लासा 150 और मासा 5। लासा कितना 150 और मासा 5 किससे डिवाइड दोगे? एक संख्या, एक संख्या हमारी कितनी दी गई है 25। एक संख्या हमारी कितनी दी गई है 25। तो दूसरी संख्या यहां से निकाल लो। 25 से काटा 25 छक्का 150 और 6 पंचे 30। मतलब हमारी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी बाबू? दूसरी संख्या हो गई हमारी 30। जो इसका राइट आंसर है वो 30 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा। किस ब्याज दर से 2500 रुपए 2 वर्ष में 500 हो जाएंगे? किस ब्याज दर से? देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या एसआई बराबर क्या हो जाता है? एसआई बराबर पीआरटी बटे 100 हो जाता है। एसआई बराबर पीआरटी बटे 100 हो जाता है। ब्याज कितना मिल रहा तुम्हें?
तुम्हें ब्याज देखो मिल रहा है 500 रुपए। कितना मिल रहा है? तुम्हें ब्याज मिल रहा है बेटा 500 रुपए। कितना? 500 रुपए। प्रिंसिपल कितना दिया गया? प्रिंसिपल दिया गया 2500 रुपए। प्रिंसिपल दिया गया 2500 रुपए। आर तुम्हें निकालना है और समय कितना दिया गया है? समय 2 वर्ष का दिया गया है। बात समझ में आई बाबू? बात समझ में आई? 500 रुपए तुम्हें ब्याज मिल रहा है, प्रिंसिपल 2500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है और समय कितना? 2 वर्ष। काटना शुरू करो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 25 दूनी 50। कितना हो गया? 25 दूनी 50, एकम 50। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया 10%। यानी जो ऑप्शन है हमारा एक राइट हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, क्या कह रहा है आपसे? 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3000 रुपए। कितना? 3000 रुपए 2 वर्ष में मिलने वाले ब्याज कितना होगा? कह रहा कि अगर हम बात करें 3000 रुपए जो है, 3000 रुपए जो है अगर उसको हम 10% पर दे दें, क्या 10% पर दे दें, तो 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज हमें प्राप्त होगा बाबू? तो हमने आपको चार्ट बताया था कि 2 वर्ष की बात की जाए तो 2 वर्ष की बात क्या होती है? ये होती है, अगर ये होती तो अगर 3000 पे तुम 10% देखोगे, 3000 का 10% कितना? 300 रुपए। 300 रुपए यहां लिख लोगे और 300 रुपए यहां लिख लोगे। अगर 300 की बात करी जाए तो 10% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक। अगर सीआई की बात की जाए कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, तो सबको जोड़ लेना। 630 रुपए तुम्हारा क्या हो जाएगा? सीआई हो जाएगा। अगर तुमसे एसआई की बात की जाए तो इन दोनों को जोड़ लेना, इन दोनों को जोड़ लेना, ये क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई हो जाएगा। और 30 की बात की जाए तो ये क्या? सीआई और एसआई में अंतर, सीआई और एसआई में अंतर, ये क्या हो जाएगा? सीआई और एसआई जो अंतर है वो कितने का हो जाएगा? 30। तो आपसे चाहे सीआई पूछा जाए, चाहे आपसे एसआई पूछा जाए, चाहे दोनों में अंतर पूछा जाए, तो आपका जो जवाब हो जाएगा सीआई पूछा गया तो बाबू 630 रुपए। कितना? 630 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, कहा कि एक आदमी अपने मासिक वेतन में 65% खर्च करके 525 रुपए हर महीने बचा लेता है। ऐसे में वह प्रतिमाह कितना वेतन पाता है? ऐसे में वह प्रतिमाह कितने वेतन पाता है? तो ध्यान रखना, हर व्यक्ति का बाबू वेतन कितना? हर व्यक्ति का वेतन 100% होता है। आपका वेतन कितना? 100%। हमारा वेतन 100%। हर चीज अपने आप में 100%। कह रहा खर्च कितना करता है? खर्च करता है 65%। अगर 100 कमा रहे हो, 100 वेतन है, 65 उसमें बेटा खर्च कर दे रहे हो, तो बचा कितना रहे हो? 65 खर्च कर दे रहे हो तो बचा बाबू कितना? 35% रहे हो। 35% बचा रहे हो। क्वेश्चन में कितना रुपए हर महीना बचा रहे हो? 525 रुपए। क्वेश्चन में 525 यानी 35 का मान कितना? 525 रुपए। 1% का मान निकालो। 1%, 5 से काटो 7% हो गया और यहां से निकालो 5 एकम 5, 5 25 और 7 से काटो, यानी 1% का मान कितना? 7 एकम 7, 7 पना 35। 1% का मान कितना बाबू? 15 रुपए। 1% का मान कितना? और पूछा क्या? प्रतिमाह वेतन, और वेतन तुमने कितना माना था? 100। तो 100% का मान कितना? 100% का मान कितना? 15 इंटू 100 यानी 1500 रुपए, यानी 1500 रुपए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अगर तुम्हारा वेतन 100% है, 65% खर्च कर रहे हो, तो बचा कितना रहे हो? 35%। 35% क्वेश्चन में कितना बचा रहे हो? 525 रुपए। 1% का मान तुम्हारा आ गया 15, तो वेतन कितना? 100% यानी 1500 रुपए। जो ऑप्शन 4 दिया गया है तुम्हारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके की शुरुआत करते हैं। कह रहा भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहा जाता है? जो चावल भंडार है कौन सा? चावल भंडार, चावल भंडार किसको कहा जाता है? जो चावल भंडार है अपना, किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को बाबू। किसको? आंध्र प्रदेश को। अगर इसकी राजधानी पूछ ले तो अमरावती। कौन? अमरावती। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगर हरियाणा की बात की जाए तो चंडीगढ़, केरल की तिरुवनंतपुरम, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। राज्यपाल मुख्यमंत्री तुम्हारा याद करने का काम है। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है कीमतों में कमी, ब्याज दरों में कमी, कीमतों में वृद्धि या ब्याज दरों में वृद्धि। तो आप ध्यान रखना, क्या जो अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है वो क्या है? ब्याज दरों में कमी। यानी ऑप्शन 2 जो है अपना ब्याज दरों में कमी हो जाएगी।
ये रहा अपना एनए वाला ऐप बाबू, क्या रहा एनए वाला ऐप। तो आप सभी लोग कम समय में अगर बेहतर पढ़ना चाहते हो तो एक बार नोट्स परचेस जरूर करो, जहां पर आपको फिजिक्स जहां पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जीके और साथ ही साथ मैथ्स के नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं यहाँ पर। तो आप सभी लोग यहाँ से नोट्स परचेज कर सकते हो और साथ ही साथ 50 प्रीवियस ईयर भी देख सकते हो और 10 ईयर के प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हो। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, देख लेना। हीरा कुंड, क्या आपका हो जाता है हीरा कुंड, क्या इसका सही नाम जो है भैया हीरा कुंड, क्या है हीरा कुंड। तो पूछा जाएगा हीरा कुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है, तो आप ध्यान रखना किस नदी पर, महानदी पर स्थित है। किस पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, 8 का 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा कि निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। जो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्विरोध रूप में चुना गया। तो अगर बात की जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, क्या भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं, डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और अगर इनकी बात करें, अगर इनकी बात करें समाधि की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि का नाम है महापरायण घाट। कौन सी बाबू, महापरायण घाट। और ये कहाँ पर है, तो पटना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पटना में स्थित है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, वीबी गिरी, आप सभी लोगों का इनका क्रम ध्यान रखना है। लेकिन जो क्वेश्चन में कहा गया कि निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया, तो वो हमारे हो जाते हैं नीलम संजीव रेड्डी भाई साहब। कौन, नीलम संजीव रेड्डी भाई साहब, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां कह रहा कि भारत में किसे देश के कानून से ऊपर माना जाता है, भारत में किसे देश के कानून से ऊपर माना जाता है। तो बाबू आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारे देश में कानून है इससे बढ़कर कोई भी नहीं है। अब चाहे आप हो, हम हो, राष्ट्रपति हो, मतलब कानून को तोड़ने की आज्ञा किसी को नहीं प्राप्त है। कानून को आप तोड़ नहीं सकते हो। जो हमारा भारतीय संविधान लिख दिया गया है उसको आपका पालन करना पड़ेगा, आपको सारे पालन मानने पड़ेंगे। तो आपसे कहा गया कि किससे देश में कानून से ऊपर माना जाता है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत के किसी धनी व्यक्ति को। यहाँ पे पैसा ऐसा काम नहीं करेगा। तो ऐसे बात मान लो अलग है, आपको लगता कि पैसा देकर हम अपना काम करा सकते हैं, ये सब केवल रियल लाइफ में है। रियल लाइफ मतलब आपको सामाजिक जीवन में ये सब करने को देख सकते हो, लेकिन जो रियल देखोगे वो यहाँ पे आपका क्या, किसी के पास कितना भी पैसा हो लेकिन आप कानून को तोड़ नहीं सकते हो। तो जो ऑप्शन आपको दिया गया कोई विकल्प सही नहीं है, यानी जो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है कोई विकल्प सही नहीं है, ये आपका राइट हो जाएगा। गुजरात राज्य में पहली बार, गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला पहला शासक था। गुजरात राज्य में पहला जो जजिया कर लगाया गया था उसे लागू करने वाला पहला शासक कौन था, तो ध्यान रखना अहमद शाह प्रथम, महमूद बेगड़ा, मुजफ्फर शाह प्रथम या मुजफ्फर शाह द्वितीय। तो ध्यान रखना जो पहला शासक था वो अहमद शाह प्रथम था। कौन था, अहमद शाह प्रथम था। बात करी जाए कि सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था, सिख धर्म को निम्नलिखित में से किस शताब्दी में स्थापित किया गया था, तो 13वीं 14वीं शताब्दी में, 11वीं 12वीं शताब्दी में, 15वीं 16वीं शताब्दी में, 12वीं 13वीं शताब्दी में। तो ध्यान रखना बाबू जो सिख धर्म था उसको 15वीं 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर 3। अगर बात 13 की जाए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, किधर, कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर। ठीक, तो कहा जाए तो मतलब साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। अगर देखो बाबू, अगर देखो बाबू क्या ये आपका हो जाता है पूर्व, ये आपका हो जाता है पश्चिम, क्या, पश्चिम। ठीक, ये हो जाता है आपका उत्तर और ये हो जाता है आपका दक्षिण। ठीक, यानी ये आपका साउथ हो जाएगा
ये आपका नॉर्थ हो जाएगा और ये आपका ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। सारी बातें क्लियर है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आपसे करा कि दक्षिण से उत्तर में कौन सी नदी है, तो ये आपकी हो जाएगी बेतवा नदी। कौन सी हो जाएगी बाबू? बेतवा नदी। जो ऑप्शन आपको दिए गए गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा नदी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्णय कौन करता है? कृषि मंत्रालय, नाबार्ड, कृषि लागत और मूल्य आयोग या वाणिज्य मंत्रालय? तो जो नाबार्ड होता है, नाबार्ड नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में है, सॉरी जिसका हेडक्वार्टर आपका बंबई में है। और अगर बात की जाए सिडबी की, सिडबी जो आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक है, जो कृषि के लिए लोन देती है, दोनों ही बैंक आपकी कृषि के लिए लोन देती हैं, जो आपका नाबार्ड हो गया। लेकिन इसका जो सही जवाब है कृषि लागत और मूल्य आयोग, यानी जिसे CACP कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला, जो सबरीमाला मंदिर है, ध्यान रखना कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लेकिन जो सबरीमाला है वो कहाँ है? केरल में। कहाँ? केरल में। अगर केरल की राजधानी की बात करो तो तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम हो जाती है। ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश की बात कीजिए अमरावती हो जाती है, अमरावती हो जाती है। तेलंगाना की बात की जाए तो हैदराबाद हो जाती है, हैदराबाद हो जाती है। कर्नाटक की बात की जाए तो बेंगलुरु हो जाती है, बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना। कहां से आंसर हो जाएगा? केरला। ठीक है, 15 हो गया। अगर 16 देखा जाए, कह रहा कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए, तो ध्यान रखना जो हमारा उच्च ताप है, क्या उच्च तापमान, उच्च तापमान को किसके द्वारा मापते हैं? उच्च तापमान को जो मापते हैं हम लोग पायरोमीटर के द्वारा। किससे? पायरोमीटर के द्वारा, पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान को मापते हैं। ठीक है, पायरोमीटर उच्च तापमान। अगर बात करी जाए समुद्र की गहराई को किससे मापते हैं? जो समुद्र की गहराई है, किससे? समुद्र की गहराई, इसको माप लेते हैं फेदोमीटर से। किससे बाबू? फेदोमीटर से। अगर बात की जाए कि गैसों का दाब, क्या गैसों का दाब किससे मापते हैं? जो गैसों का दाब है, गैसों का दाब ये मापा जाता है मैनोमीटर से। किससे? जो गैसों का दाब है मैनोमीटर से, जो समुद्र की गहराई है फेदोमीटर से, और जो उच्च तापमान है वो पायरोमीटर से मापते हैं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पायरोमीटर। फॉरेनहाइट स्केल पर भापांक यानी स्टीम पॉइंट क्या है? 212 डिग्री फॉरेनहाइट, 100 डिग्री फॉरेनहाइट, 32 डिग्री फॉरेनहाइट या 80 डिग्री फॉरेनहाइट? तो जो इसका जवाब है वो 212 डिग्री फॉरेनहाइट है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कूलाम प्रति सेकंड के बराबर है? कूलाम प्रति सेकंड का मतलब आपको समझना, कूलाम क्या है? आवेश यानी चार्ज का मात्रक है, आवेश यानी चार्ज का मात्रक है। और ये क्या? आवेश प्रति समय। ठीक, ये क्या बनाता है आपका? वैद्युत धारा। जो वैद्युत धारा होती है, जो वैद्युत धारा होती है, जिसे आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो, क्या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो, क्या होता है? चार्ज यानी आवेश पर टाइम। ठीक है, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या? द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या हिंदी में बोलो तो आवेश प्रवाह की जो दर होती है, क्या जो आवेश प्रवाह की दर होती है उसको हम क्या वैद्युत धारा से बोलते हैं, वैद्युत धारा बोलते हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से डिनोट करते हैं। अगर बात इसकी की जाए तो इसको क्या चार्ज का मात्रक देखा जाए, आवेश का मात्रक देखा जाए तो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम हो जाता है। ठीक, और जो समय है वो हमारा क्या हो जाता है? टाइम, टाइम का क्या होता है? सेकंड हो जाता है, सेकंड हो जाता है। यानी कूलाम पर सेकंड किसका मात्रक होता है? वैद्युत धारा का। वैद्युत धारा का मात्रक देखें एसआई मात्रक, ये हो गया आपका फॉर्मूले से कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड आपका हो गया वैद्युत धारा का मात्रक। अगर एसआई यूनिट देखी जाए वैद्युत धारा की तो क्या हो जाती? एम्पियर। क्या हो जाती? एम्पियर। तो आप ध्यान रखना जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में वो ये वोल्ट हो जाए आपका। वोम, जो ओम है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका? ओम जो होता है हमारा प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है। ठीक है, एम्पियर वैद्युत धारा का, वोल्ट आपका विभवांतर हो जाएगा। जो सी ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्या करें में से किस प्रकार के दर्पण में
प्रकाश प्रकाश या व्युत्क्रमण प्रदर्शित होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का व्युत्क्रमण प्रदर्शित होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, आयताकार दर्पण या समतल दर्पण। तो ध्यान रखना, जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रकाश का व्युत्क्रमण प्रदर्शित होता है। ठीक है। नेक्स्ट फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में प्रयोग किया जाता है? पहली चीज तो बिजली के बल्ब में ध्यान रखना, जो बिजली का बल्ब होता है, बिजली के जो बल्ब का तार होता है, क्या किसका बना होता है? तो ऑप्शन में होगा टंगस्टन। क्या होगा बाबू? जो बिजली के बल्ब का तार होगा किसका बना होता है? टंगस्टन का। वैद्युत हीटर का पूछा जाए, वैद्युत हीटर का पूछा जाए, वैद्युत हीटर का पूछा जाए तो ये नाइक्रोम का बना होता है। किसका? नाइक्रोम का। नाइक्रोम का। अगर पूछा जाए इन दोनों का जो गलनांक होता है उच्च गलनांक होता है, क्या गलनांक दोनों का ही अधिक होता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में बनाने में, मतलब बिजली के जो बल्ब बनाए जाते हैं इसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो आपका नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, जिसका सिंबल क्या है? एन है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है? एटॉमिक नंबर 7 हो जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी CO2 हो जाती। हेलोजन ग्रुप आपको पता ही है, क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये आपके हेलोजन हो जाते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो जाता है, प्रतीक H हो जाता है। सारी बातें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लो, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है बाबू? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म या टेरिडोफाइटा। तो ध्यान रखना, आपका जो थैलोफाइटा है, क्या जो थैलोफाइटा है वो निम्नलिखित में से वनस्पति के जनक जगत के पौधों का शैवाल के नाम से जाना जाता है। थैलोफाइटा, क्या थैलोफाइटा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? मच्छर के काटने से देखो होता क्या क्या। तो पहले ध्यान रखना, मच्छर के काटने से आपका डेंगू होता है। क्या? डेंगू होता है। मच्छर के ही काटने से आपको मलेरिया भी होता है। और एक आपने सुना होगा फील पाँव, तो फील पाँव भी आपके मच्छर के ही काटने से होता है। फील पाँव, ये तीनों आपके मच्छर के काटने से होते हैं। लेकिन जो हेपेटाइटिस होता है, जो हमारा हेपेटाइटिस होता है मच्छर के काटने से नहीं होता है। मच्छर के काटने से नहीं होता है। कह रहा खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कह रहा कि विटामिन ए जो पपीते में होता है, बात सही, विटामिन ए पपीते में होता है, लौह पालक में होती है, मतलब जो आयरन होता है पालक में होती है। ध्यान रखना, अगर कच्चा पपीता है, क्या अगर कच्चा पपीता है, अगर क्या कच्चा पपीता है, कच्चा पपीता, रॉ कच्चा, राइप मतलब पका हुआ, यानी राइप पपाया, रा पपाया, रॉ कच्चा, ठीक, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ, ठीक है। जो रॉ होता है यानी कच्चा पपीता होता है, इसमें विटामिन सी होता है क्योंकि खट्टा होता है। तो इसमें कौन सा, लेकिन यही जो पक जाता है, पका पपीता, क्या पका पपीता, पका पपीता यानी राइप पपाया, राइप पपाया। इसमें कौन सा, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें विटामिन ए होगा, विटामिन ए होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बाबू? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए का नाम जो होता है रेटिनॉल, क्या रेटिनॉल। अगर बात की जाए इसके होने वाली कमी से रोग, इससे हो जाती है रक्तौधी, रक्तौधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, यानी नाइट ब्लाइंडनेस का हो गया, ठीक। और यहां से अगर देखा जाए तो स्कर्वी हो जाता है, ठीक। सारी बातें क्लियर है। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि विटामिन ए पपीते में, बिल्कुल बात सही है। और लौह आयरन जो होता है पालक में, मतलब ए और दो दोनों ही हमारे क्या है, सही है। एक और दो दोनों पहले ही ऑप्शन में दिया गया, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, मतलब 23 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 24 क्या कह रहा है? 24 कह रहा है कि 24 जो है क्या कह रहा है, 24 क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान रखना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो कायिक प्रवर्धन नहीं है, मुकुलन नहीं है, परागण नहीं है, या बीजाणु निर्माण नहीं।
तो ध्यान रखना बाबू, कायिक प्रवर्धन और मुकुलन, बीजाणु निर्माण, ये तीनों अलैंगिक रूप हैं, लेकिन परागण जो है क्या, जो परागण है वो इसका अलैंगिक रूप नहीं है, 24 का सी। ठीक है। चिकुनगुनिया मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है। मतलब चिकुनगुनिया है ये किस मच्छर के द्वारा फैलता है, तो आप ध्यान रखना एडीज के द्वारा। किसके द्वारा? जो एडीज है इसके द्वारा चिकुनगुनिया फैलता है, यानी ऑप्शन जो सी दिया गया है चिकुनगुनिया, 25 का सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगर बात 26 की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल है, तो आप ध्यान रखना कुछ बीमारियां बताई जा रही हैं कि अगर कौन सी वायरस से बीमारी होती है। पहले तो आप ये देखो कि विषाणु से होने वाली बीमारी किससे, जो आपकी वायरस विषाणु से बीमारी होती है किससे, विषाणु यानी वायरस। इससे जो जो हो जाती है बेटा देखना, एक हो जाता है आपका रेबीज, एक हो जाता है आपका रेबीज, एक आपका हो जाता है खसरा, एक हो जाता है आपका हर्पीस, एक आपका हो जाता है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, एक हो जाता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, एक हो जाता है आपका टेक्रोमा, टेक्रोमा। ठीक है। एक हो जाता है आपका पोलियो, एक हो जाता है बाबू आपका एड्स, एक हो जाता है आपका चेचक, एक हो जाता है आपका छोटी माता। ठीक है। एक हो जाता है आपका डेंगू, एक हो जाता है आपका गलसोद, गलसोद, और लास्ट हो जाता है आपका इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ये बाबू आपके सारे के सारे वायरस से होने वाले रोग हैं। ये आप याद कर लो, इसमें से पूछा जाएगा इनमें से कौन सा वायरस वायरस जनित रोग है, तो इतने सारे रोग, इसके बाहर कोई भी विषाणु से होने वाला रोग नहीं है। सारे के सारे विषाणु से होने वाले रोग मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए। ठीक। अगर बात जीवाणु की कर ली जाए, अगर बात जीवाणु की कर ली जाए, यानी बैक्टीरिया की कर ली जाए, ठीक है, अगर इसकी खोज की बात की जाए तो एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और इसकी की थी इवानोवस्की ने। किसने? इवानोवस्की, इवानोवस्की। पूरा नाम पूछा जाए तो तुमसे दिमित्री इवानोवस्की। ठीक है। सारी बातें बेटा ध्यान में रखते हुए चलना है। पहला क्या है कि जीवाणु की खोज किसने की, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, स्टडी पूछी जाए जीवाणु का अध्ययन, बैक्टीरियोलॉजी, इसका वायरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अब क्या है, कौन कौन से, गोनोरिया रोग हो गया पहला, गोनोरिया रोग हो गया, टिटेनस रोग हो गया, टिटेनस रोग हो गया, निमोनिया हो गया बाबू, कौन सा, निमोनिया हो गया, कोड़ हो गया, जिसे आप कुष्ठ रोग भी कह देते हो, जिसे आप कुष्ठ रोग या लेप्रोसी भी कह देते हो। ठीक है। टाइफाइड भी इसी से हो जाता है, टाइफाइड भी हो जाता है, सिफिलिस भी इसी से हो गया, सिफिलिस रोग होता ना, ये भी हो गया, डिप्थीरिया भी बेटा इसी से हो गया, डिप्थीरिया। एक ही क्लास में रोगों का निपटारा कर देना है तुम्हें, एक ही क्लास में रोगों का निपटारा कर देना है। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये बताऊंगा कि किस जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है। अभी तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इस वायरस से ये रोग, मतलब ये सारे विषाणु जनित रोग हैं, ये आपके सारे जीवाणु जनित रोग हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा, रेबीज में कौन सा वायरस होता है, गोनोरिया में कौन सा जीवाणु होता है, तो सारी बातें बताई जाएंगी। परेशान ना हो ना, धीरे धीरे आपके यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के हिसाब से मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है। तो डिप्थीरिया हो गया, एक आपकी यहीं से प्लेग बीमारी हो जाती है, क्या हो जाती है, प्लेग, जिसे आप काली मौत के नाम से जानते हो। ठीक है। एक हो जाता है आपका काली खांसी, काली खांसी, एक आपका हो जाता है हैजा। पूछा जाता है हैजा कैसे फैलता, तो दूषित जल, गंदा खान पियन,
तो ये सारी बीमारियां हो जाती हैं आपके जीवाणु से। आपकी वायरस से होने वाली हो गई, आपकी बैक्टीरिया से होने वाली हो गई। अभी आपसे प्रोटोजोआ से ही पूछी जाएंगी, फिर कवक यानी फफूंद से पूछी जाएंगी, फिर प्रोटीन से पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है, तो इटाई इटाई आप ध्यान रखना कैडमियम के कारण होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा बहुत सारी बीमारियां, अभी नेक्स्ट क्लास में आपको मौका मिलेगा तो वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ से आप ध्यान रखो, ये वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली। पूछा क्या गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, तो देखो आपको जीवाणु जनित कौन सा है, कुष्ठ रोग पहले ही ऑप्शन दिया गया है जो आपका हो जाता है कुष्ठ रोग, इसका राइट आंसर कुष्ठ रोग इसका हो जाता है राइट। रेबीज, मलेरिया, ठीक है, रेबीज मलेरिया तो आपका हो जाता है प्रोटोजोआ से, किससे, मलेरिया आपका हो जाता है प्रोटोजोआ से, रेबीज और इबोला आपका वायरस से हो जाता है, रेबीज और इबोला वायरस से हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि क्या निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का उप समूह नहीं है, निम्न में से कौन सा नहीं है भैया पादप जगत का, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, हेमिकार्डेटा या थैरोफाइटा। तो जो हेमिकार्डेटा है वो उप समूह नहीं है किसका, पादप जगत का, पादप जगत का। निम्नलिखित में से पशु जगत का संघ का कौन सा युग्म गलत है, तो साइकॉन पॉरीफोरा, बीच में डैश होगा बेटा लगा लेना, साइकॉन पॉरीफोरा, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा, झींगे आपोडा या लीवर फ्लूक निमोडेटा। तो ये वाला जो है आपका, ये इसका युग्म गलत है, बाकी सारे युग्म आपके सही दिए गए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट है, आप सभी लोग क्वेश्चन देखते हुए चलना। ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ये जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बाबू, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, सीधे सीधे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन लगाए गए हैं, जो साइंस के क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं बहुत ही गजब के क्वेश्चन है, और बहुत ही ज्यादा आपके क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में आने जाने की संभावना भी है कि आते जाते रहते हैं ये, अभी तक तो कम ही पूछे गए, लेकिन इनकी आगे पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करा कि निम्नलिखित में से किसमें पाइरुवेट पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता, क्या, जीवाणु, माइटोकॉन्ड्रिया, खमीर या मानवपेशी कोशिकाएं। तो जीवाणु की बात अगर कर लो, जो अपना जीवाणु है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया इसका जो स्टडी यानी अध्ययन है उसको क्या बोलते हो, बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हो, बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलोगे, बैक्टीरियोलॉजी। अगर बात तुमसे की जाए कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखना जो बैक्टीरिया थी इसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। इसी जगह आपसे बात अगर की जाए, अगर आपसे बात की जाए वायरस की, किसकी, वायरस की यानी विषाणु की, यानी विषाणु की, तो ध्यान रखना इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, पूरा नाम था दिमित्री इवानोवस्की। किसने की थी, दिमित्री इवानोवस्की, ठीक है। ध्यान रखना आप, इसका जो अध्ययन कहलाता है, इसका अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। अब आपसे जो क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किसमें पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है, तो ध्यान रखना मानव पेशी जो कोशिकाएं हैं, क्या है, मानव पेशी जो कोशिकाएं हैं वो इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आपसे कहा गया है क्या कि मैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है, मैलिक अम्ल। ध्यान रखना आप, अम्लों की बात अगर की जाए, क्या बात अम्लों की जाए, तो ध्यान रखना कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। अगर बात इमली की करें, किसकी, इमली की, इमली को आप इंग्लिश में बोलते हो क्या, टैमारिंड। क्या बोलते हो भैया, टैमारिंड। अगर इमली की जाए तो इसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, कौन सा, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अगर बात की जाए कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है HCOOH होता है। क्या होता है, HCOOH होता है। अगर बात इसके एक अन्य नाम की जाए, अगर बात इसके एक अन्य नाम की जाए तो क्या हो जाता है, मेथेनोइक अम्ल हो जाता है। क्या हो जाता है, मेथेनोइक अम्ल हो जाता है। यहीं से आप एक बात और ध्यान रखना, यहीं से एक बात और ध्यान रखना, साथ में सिरका, जिसे हम क्या कह देते हैं, एसिटिक एसिड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एसिटिक एसिड कह देते हैं बाबू, एसिटिक एसिड कह देते हैं। अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला हो जाता है CH3COOH,
जिसे हम लोग एथेनोइक अम्ल भी कह देते हैं। क्या? जिसे हम लोग एथेनोइक अम्ल भी कह देते हैं। ठीक, सारी बातें ध्यान रखना। जो इमली है, इमली में टार्ट्रिक एसिड, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला HCOOH, जिसे मेथनोइक अम्ल भी कह लेंगे, और साथ ही साथ एसिटिक अम्ल यानी सिरका, सिरका के बाद साथ ही साथ क्या, CH3COH, या जिसे एथनोइक अम्ल कह लेंगे। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि मैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस पदार्थ में पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल जो है हमारा सेब में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 31 में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखना, जो अपना पाचन शुरू होता है वो मुख गुहिका से ही शुरू हो जाता है, मतलब सबसे पहले पाचन अपने मुंह से ही शुरू हो जाता है, और वहां पर कौन, स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। फिर वहां से भोजन एक पाइप के द्वारा हमारे पेट में पहुंचता है, एक पाइप के द्वारा भोजन हमारे पेट में पहुंचता है। जो पेट में पहुंचता है यहाँ पर आपका रहता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पे कौन सा, पेप्सिन एंजाइम रहता है। पेप्सिन एंजाइम जो यहाँ पे खाने का पाचन करता है और ये माहौल बनाने का काम कर लेता है साथ ही साथ। ठीक है, और यहाँ पर आपका अगर पूछ लिया जाए कि एक एंजाइम होता है कौन सा, रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम, जो रेनिन एंजाइम होता है वो आपका दुग्ध का पाचन कर देता है, यानी दूध का पाचन कर देता है। ठीक है, दूध का पाचन कर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू हो जाता है, ध्यान रखना मुख गुहिका, यानी ऑप्शन नंबर बी 31 का हो जाएगा, मुख गुहिका। ठीक है, कार्निया के पीछे एक गहरे रंग, कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी संरचना होती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्यूपिल कहा जाता है, दृष्टि पटल कहा जाता है, परितारिका कहा जाता है, लेंस। तो ध्यान रखना इसको बेटा कि परितारिका कहा जाता है। क्या? परितारिका कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात 33 की जाए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन, यहाँ पे कर लेना आप नियासिन। ठीक है, नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। तो नियासिन आपका विटामिन B3 जो हो जाता है, इसको बोल देते हो क्या, नियासिन। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है पेलाग्रा हो जाता है। क्या? पेलाग्रा। ठीक है, विटामिन B1 जो होता है आपका, ये हो जाता है थायमिन। इसकी कमी से जो होने वाला रोग है बेरी बेरी होता है। क्या? बेरी बेरी। ठीक, विटामिन B2 जो होता है आपका राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन। ठीक, इसकी कमी से जो रोग होता है मुंह में छाले बाबू। क्या? मुंह में छाले, या आप कह सकते हो किलोसिस बोल दोगे। क्या? किलोसिस, किलोसिस। लास्ट है आपका जो क्या पूछा गया है, नियासिन, विटामिन B3 हो जाएगा ए, ऑप्शन 33 का ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा किण्वक यानी एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। जो वसा को तोड़ने में मदद करता है, लाइपेज, ट्रिप्सिन, राइबोन्यूक्लीज या एमाइलेज। तो ध्यान रखना जो लाइपेज है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका लाइपेज ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनेलिडा का उदाहरण है। तो फाइल एरिया, जिसे आप हाथी पाव कहते हो, अंकुश क्रमी या गोल क्रमी या केचुआ। तो ध्यान रखना कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनेलिडा का उदाहरण है। तो एनेलिडा का उदाहरण कौन हो जाएगा, केचुआ। एनेलिडा का उदाहरण क्या हो जाएगा, केचुआ, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए जो अपने केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, कह रहा कि खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला सिरका जो है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होता है। तो आप ध्यान रखना क्या, जो सिरका है, क्या है, सिरका है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसिटिक एसिड। अभी आपको बताया, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोल देते बाबू, एसिटिक एसिड। अगर बात इसके फॉर्मूले की कर लेना तो CH3COOH हो जाता है। क्या हो जाता है, CH3COOH हो जाता है, या इसी को हम लोग एथेनोइक अम्ल कह देंगे। एथेनोइक एथेनोइक अम्ल। ठीक, एथेनोइक अम्ल भी बोल देंगे। क्वेश्चन में आपसे जो कहा गया है कि कौन सा यौगिक होता है, तो सिरका ही हो जाता है, यानी एसिटिक अम्ल हो जाता है। अगर बात 37 की जाए,
निम्नलिखित में से किन यौगिकों को निम्नलिखित में से किन यौगिकों को एलिफेटिक एलिफेटिक यौगिकों के रूप में भी जाना जाता है, एलिफेटिक के रूप में भी जाना जाता है। तो चक्रीय यौगिकों, अचक्रीय यौगिकों, या एरोमेटिक यौगिकों, या बेंजोनाइट यौगिकों। तो आप ध्यान क्या रखोगे कि निम्नलिखित में से किन यौगिकों को एलिफेटिक यौगिकों के रूप में जाना जाता है, तो अचक्रीय यौगिकों, ठीक है। यानी जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, अचक्रीय यौगिकों, ठीक है। अगर बात 38 की जाए, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल जो क्वेश्चन नंबर 38 है अपना, तो ध्यान रखना अभी आपको बताया गया क्या, अभी आपको बताया गया जो सिरका होता है, इस सिरका होता है, इसी को आप एसिटिक अम्ल कह देते हो, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल कह देते हो, या इसी को आप एथेनोइक अम्ल कह देते हो, एथेनोइक अम्ल कह देते हो, ठीक। फॉर्मूला आपका हो जाता है CH3COOH कह देते हो। अगर बात फॉर्मिक अम्ल की कर ली जाए कि चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ से आपका हो जाता है फॉर्मिक अम्ल। अगर फॉर्मूले की बात की गई तो HCOOH हो जाता है, या साथ ही साथ नाम की बात की गई हो तो मेथेनोइक अम्ल इसका नाम हो जाता है, मेथेनोइक अम्ल, क्या, मेथेनोइक अम्ल। तो बात समझ में आई कि जो फॉर्मिक अम्ल है उसका फॉर्मूला HCOOH, या मेथेनोइक अम्ल जो सिरका है हमारा वो है एसिटिक अम्ल, जिसे एथेनोइक अम्ल कहेंगे, या CH3 ये कह देंगे, ठीक है। ये आपको दिया गया फॉर्मिक अम्ल भैया, यानी ये हो गया हमारा HCOOH, ठीक। ये आपको दिया गया नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, ये आपको दिया गया एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH बाबू, और ये दिया गया सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। सारी बातें आप ध्यान रखना। जो एसिटिक अम्ल है हमारा CH3COOH, नाइट्रिक अम्ल है हमारा HNO3, फॉर्मिक अम्ल है हमारा HCOOH, या सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। इसका अन्य नाम हो जाएगा सिरका या एथेनोइक अम्ल, इसका हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। जो आपसे एथेनोइक अम्ल कहा गया है यानी एसिटिक अम्ल कहा गया, 38 का ए हो जाएगा। अगर बात 39 की जाए, आवर बॉडी में एन नाइट्रोजन, एन क्या है ये, एन है हमारा नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 होता है, कार्बन का 6 होता है, ठीक है, नियॉन का 10 होता है, लो इसका हो जाएगा बी। अगर बात 40 की जाए, धातुओं का वह गुण, धातुओं का वह गुण, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, तो कौन सा गुण है जिसके, तो तन्यता का जो गुण है आप उसको खींचकर तार बना सकते हो, तार बना सकते हो, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा ध्यान रखना, क्या, जो बेकिंग सोडा है इसी को खाने वाला सोडा बोलते हैं। अगर फॉर्मूले की बात की जाए, अगर बात की जाए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी इसी को बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, या सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर वॉशिंग सोडा की बात की जाए, वॉशिंग सोडा की बात की जाए, वॉशिंग सोडा की बात की जाए यानी धावन सोडा की बात की जाए, तो Na2CO3.10H2O, यानी यानी सोडियम सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, ये इसका नाम हो जाता है, क्योंकि जल के जो होते हैं 10 अणु होते हैं, ठीक है। इसी को आप खाने का सोडा कह दोगे बाबू, खाने का सोडा, इसे आप कह दोगे धावन सोडा, इसे कह दोगे धावन सोडा, ठीक है। अब अगर आपसे बात की जाए, अगर आपसे बात की जाए कि जिप्सम क्या होता है, जिप्सम, तो जिप्सम ध्यान रखना कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4, CaSO4.2H2O, क्या, कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4.2H2O। लेकिन यहीं अगर आपसे POP कह दी जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये भी कैल्शियम सल्फेट होता है यानी CaSO4, लेकिन जल का आधा अणु होता है यानी हाफ H2O। इसका नाम अगर देख लिया जाए तो कैल्शियम सल्फेट क्लोराइड, और ये आपका हो जाता है। तो सारी बातें ध्यान रखना। आपसे जो कहा गया कि बेकिंग सोडा का सामान्य नाम, तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है 41 का हो जाएगा ये,
अगर बात 42 की करो, आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 1 है? किस तत्व की परमाणु संख्या 1 है? तो ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन है उसी की आपकी आवर्त सारणी से शुरुआत होती है और इसी की 1 हो जाती है, ठीक है। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया आप ध्यान रखना, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है बाबू क्या होता है? HCl। और जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो होता है HNO3। HNO3 इनके आयतन के अनुसार इनका अनुपात जो कहा जाता है वो अनुपात हमेशा 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर बात 44 की जाए, निम्नलिखित में से कौन से धातु का उदाहरण है? गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम या बोरॉन। तो ध्यान रखना, जो 44 है अपना, जो 44 है, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम या बोरॉन, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? बोरॉन। बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात की जाए, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरह से आपको 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेने हैं, क्वेश्चन आपके निकलने लगेंगे। और बाकी तो मैंने आपसे कहा ही है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री में, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। केमिस्ट्री में तीनों चीजें अच्छे से पढ़ के जाओ। और हाइड्रोजन की बात की गई है तो इसका 1 हो जाएगा। 46 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक है? उत्कृष्ट का मतलब इनर्ट गैसेस, क्या इनर्ट या जीरो ग्रुप गैसेस? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86। इन्हीं को आप, इनकी खोज किसने की थी? तो रैमजे के द्वारा इनकी खोज की गई थी। एटॉमिक नंबर इन्हीं को अक्रिय गैसे या निष्क्रिय गैसे बोल दोगे, इनर्ट गैसे, अक्रिय गैसे या निष्क्रिय गैसे, ठीक। आपको देखो नियॉन दिया गया है तो नियॉन आपका राइट हो जाएगा 46 का भी। अगर बात 47 को की जाए, भोपाल गैस त्रासदी, कौन सा? जो भोपाल, भोपाल गैस त्रासदी है, कौन सा? भोपाल गैस त्रासदी, ये जो हुआ था किस सन में हुआ था? तो ध्यान रखना, सन 1984 ईस्वी, सन 1984 ईस्वी में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। पदार्थ की पांचवी अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था, पहली अवस्था हो गई ठोस, दूसरी हो गई द्रव, तीसरी हो गई गैस। ये तीनों तो आपको पता ही है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जाएगी कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है या पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, तो जो पदार्थ की चौथी अवस्था है वो है हमारी प्लाज्मा बाबू, क्या है? प्लाज्मा हो जाती है। और जो पांचवी अवस्था हो जाती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्या हो जाती है? बोस, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट, ये हमारी हो जाती है पांचवी अवस्था, जो आपसे पूछी गई है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट 48 का 8, ठीक है। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सल्फर का आप ध्यान रखना, सल्फर का आप ध्यान रखना, 14 हो जाता है सिलिकॉन का, 15 हो जाता है फास्फोरस का, 16 हो जाता है हमारा सल्फर का, 18 हो जाता है हमारा ऑर्गन का। तो नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? एल्युमिनियम, पोटेशियम, जस्ता या मैग्नीशियम। एल्युमिनियम का प्रतीक Al हो गया, पोटेशियम का प्रतीक Ka हो गया, जस्ता का Zn हो गया और लास्ट मैग्नीशियम Mg हो गया। ये सारी बातें आप ध्यान रखना। तो धातु ठंडे जल के साथ जो त्वरित होती है वो है हमारी पोटेशियम। ये धातु सोडियम और पोटेशियम जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 54 था। कैसा लगा आप सभी लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर 54? तो अब आपका काम है कि प्रैक्टिस सेट को रिवीजन करना, प्रैक्टिस सेट को बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करना। जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको मिले हैं ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं।
तो बस आपका काम है कि आप समय से इनको रिवीजन करते रहो और आगे के लिए आप प्रिपेयर रहो, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। ठीक है, तो पढ़ते रहो भैया, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।